हाय एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास के अंदर हमें स्टार्ट करना है मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। मतलब इसका हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी देखा था, लीफो मेथड, फीफो मेथड, और ये एक छोटा सा थ्योरी कॉन्सेप्ट रह गया है। इसमें मैं आपको वो डिस्कस करूंगा जो आपने थ्योरी प्रैक्टिकल में नहीं पढ़ा होगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू का मतलब क्या है। देखिए क्या होता है, जब आप स्टोर से मटेरियल इशू कर रहे हो, जब आप स्टोर से मटेरियल इशू कर रहे हो, स्टोर के अंदर मटेरियल आ रहा है, तो वो मटेरियल किस प्राइस पे इशू किया जाएगा। क्योंकि स्टोर के अंदर मटेरियल रेगुलर बेसिस पर आ रहा है। मान लो आज मटेरियल आया था 10 रुपए के हिसाब से, कल 11 के हिसाब से आ रहा है, परसों 10 के हिसाब से फिर आया, फिर एक दिन आया 12 रुपए के हिसाब से, एक दिन आया 9 रुपए के हिसाब से। तो जो मटेरियल के अंदर जो स्टोर के अंदर मटेरियल रिसीव्ड होता है, वो उसमें जो प्राइसेस के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। भाई रेगुलर कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका दिन पर दिन प्राइसेस में फ्लक्चुएशन करता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो जब हम इशू करेंगे तो हम किस प्राइस पर इशू करेंगे, उसके लिए आपको मेथड दे रखे हैं। इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू, कि हमें मटेरियल किस प्राइस पे इशू करना चाहिए, हमें किस प्राइस पे मटेरियल को इशू करा जाएगा। तो इसके बहुत सारे मेथड है। सबसे पहला मेथड आपने जो पढ़ा था वो था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड। फीफो मेथड ये आपने इसका प्रैक्टिकली पढ़ा है, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें आपको सिखाया गया है कि जो पहले आया था उस प्राइस पर इशू किया जाएगा, जो पहले आया था उस प्राइस पर इशू करा जाएगा। मान लो सर पहले 200 यूनिट आया 10 रुपए के हिसाब से, फिर 150 यूनिट आया 15 रुपए के हिसाब से, फिर 300 यूनिट आया 12 रुपए के हिसाब से। तो इस तरीके से आया था, पहले 200 यूनिट आया था 10 रुपए के हिसाब से, 150 यूनिट 15 रुपए के हिसाब से, और 300 यूनिट 12 रुपए के हिसाब से आया। ये सभी चीज रिसिप्ट हुई है, 3 दिन ये रिसिप्ट हुआ है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे मटेरियल इशू करना है, तो फीफो मेथड क्या कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया था आप उसमें से इशू करो और उसी प्राइस पे इशू करना। मतलब जो पहले आया था 200 यूनिट, आपको अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे इशू करना है 150 यूनिट, अगर मुझे 150 यूनिट इशू करनी है तो मैं इसमें से इशू करूंगा, पहले वाले में से इशू करूंगा 150 यूनिट, फर्स्ट वाले में से मैं 150 यूनिट इशू करूंगा। क्यों? क्योंकि वो पहले आया था, तो 150 यूनिट पहले वाले में से इशू कर दूंगा 10 रुपए के हिसाब से। अब पहले में रह गई 50 यूनिट और बाकी इसमें ऐसी कैसी रहेगी 150 और इसमें 300। तो फीफो मेथड आपसे क्या कहता है कि जो यूनिट आपको पहले रिसिप्ट हुई थी, उस यूनिट में जब भी आप इशू करोगे पहले उसमें से निकाल कर देना। जब ये खत्म हो जाए देन इस पर आना, जब ये खत्म हो जाए देन इस पर आना। दैट इज कॉल्ड फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और यही आपने पढ़ा था अपने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। कहता है इट इज द मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ इशू ऑफ मटेरियल इन ऑर्डर इन विच दे परचेज। जिस ऑर्डर में आपने मटेरियल खरीदा था उसी ऑर्डर में आप इशू करोगे। आपने मटेरियल पहले ये वाला खरीदा ना, तो इशू भी पहले यही वाला होगा। आपने उसके बाद ये वाला खरीदा, फिर उसके जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद ये इशू करा। मतलब जिस ऑर्डर में मटेरियल खरीदा जाता है उस ऑर्डर में ही इस मटेरियल को इशू करा जाएगा। परचेज ऑर्डर में ही मटेरियल इशू करोगे इशू के टाइम पर। ठीक है जी। इन अदर वर्ड द मटेरियल आर इशू इन द ऑर्डर विच दे अराइव इन अ स्टोर। कह रहा है पहले कौन सा मटेरियल स्टोर पे आया था वही पहले जाएगा। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये तो सिखाया था हमने। कह रहा है जो मटेरियल पहले स्टोर पर अराइव होगा उसी में से हम पहले इशू करेंगे। मतलब पहले आया 200 यूनिट, तो जब भी मुझे इशू करना होगा, मटेरियल कहीं भेजना होगा, फैक्ट्री के अंदर भेजना होगा, तो मैं उसी 200 में से भेजूंगा फैक्ट्री के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जो कि मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं पढ़ाता नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दिस मैथड इज considered suitable in a time of falling price because the material cost charged to production will be high while the replacement cost of material will be low. In case of rising price, the method is not suitable. MCQ आपसे पूछेगा कि भैया अगर आपका प्राइस राइज हो रहा है, प्राइस मटेरियल का बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये मेथड सुटेबल नहीं होगा, ये मेथड सुटेबल नहीं होगा। सुनो मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, ये एमसीक्यू बेस पर है, यही लाइन तो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये लाइन इससे पढ़ाने का रीजन यही है कि अगर एमसीक्यू में कहेगा कि मान लो कि मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, धीरे धीरे मटेरियल का प्राइस क्या हो रहा है, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइस
प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मान लो पहले जो मटेरियल 10 रुपए का आया था अब वो मटेरियल 15 का आने लगा और आगे जाकर भी वो बढ़ेगा, आगे जाकर वो 18 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैंने 200 यूनिट खरीदा 10 रुपए के हिसाब से, है ना, 200 यूनिट खरीदा 10 रुपए के हिसाब से आज। 5 दिन बाद अब मैं 300 यूनिट खरीद रहा हूं 15 रुपए के हिसाब से। अब छठे दिन में मैंने 300 यूनिट में से मैंने आज 200 यूनिट खरीदा 10 रुपए के हिसाब से। मैंने आज 200 यूनिट खरीदा 10 रुपए के हिसाब से। पहले मैं इसको लिख लेता हूं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पहले मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छे से बताऊंगा क्यों प्राइस जब हाई होगा तो ये मेथड काम नहीं आने वाला दोस्तों। प्राइस के हाई में ये मेथड काम नहीं आएगा। अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है मटेरियल का तो इस प्राइस को लीफो फीफो मेथड को यूज मत करना, गलत हो जाएगा, बेकार है। देखो कैसे, मान लो आपने आज 200 यूनिट खरीदा 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है जी। 5 दिन बाद आपने 300 यूनिट खरीदा 15 रुपए के हिसाब से, और फिर आपने 500 यूनिट और खरीदा 5 दिन बाद 18 रुपए के हिसाब से। जब आप छठे दिन में यहां पर मान लो आपने पहली तारीख को खरीदा, आपने 10 तारीख को खरीदा, आपने 15वीं तारीख को खरीदा। 15वीं तारीख को आपने 15 तारीख को 15 मान लो 15 जनवरी है, जुलाई है, जून है, कुछ भी मान लो। 15 तारीख को मटेरियल का प्राइस कितने का मिल रहा है, 18 रुपए का मिल रहा है। 15 तारीख को मटेरियल का प्राइस कितने का मिल रहा है सर, 18 रुपए का मिल रहा है एक मटेरियल। अब 16 तारीख को जब मटेरियल बेचूंगा, 16 तारीख को बेचूंगा तो कस्टमर को क्या कहूंगा कि अब मटेरियल का प्राइस बहुत महंगा हो रहा है, क्योंकि मैं फीफो मेथड यूज करता हूं तो मैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर 200 यूनिट इशू करूं, मान लो यहाँ पर मैंने 150 यूनिट इशू करनी है, मान लो 150 यूनिट इशू, तो फीफो मेथड क्या कहता है, आप इसमें से इशू करो। अगर मैं इसी में से इशू करूंगा तो मुझे प्राइस देना पड़ेगा 10, और आज के टाइम में मार्केट में प्राइस चल रहा है 18, तो मेरा तो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, मुझे तो लॉस हो जाएगा। आज के टाइम पे सभी लोग 18 रुपए के हिसाब से खरीद रहे हैं, ठीक है, और मार्केट में बेचेंगे तो सभी का प्राइस महंगा है। और मैं भी अगर 18 रुपए के हिसाब से 19 रुपए के हिसाब से 18 के हिसाब से चार्ज करूंगा तो मुझे मार्केट में मिल जाएगा, मुझे सामान खरीदने वाला मिल जाएगा, कोई ले लेगा, क्योंकि हर जगह 18 ही चलेगा, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने 200 शर्ट खरीदी 10 रुपए के 100 रुपए के हिसाब से। पहले मैंने 200 शर्ट 100 रुपए के हिसाब से खरीदी, फिर 150 के हिसाब से, 180 के हिसाब से, 500। मैंने आज यहाँ पर 500 शर्ट 180 की खरीदी 15 तारीख को, 500 शर्ट खरीदी 180 रुपए के हिसाब से 15 तारीख। 16 तारीख को एक कस्टमर मेरे पास आता है, कहता है कि सर मुझे एक शर्ट चाहिए, या मुझे 10 शर्ट चाहिए, चलो वगैरह 10 शर्ट चाहिए। तो फीफो मेथड कहता है जो पहला आया पहले निकाल दो उसको। अब उसको भाई पहले आया पहले निकाल दो, कह रहा है कि मुझे शर्ट चाहिए, अब उसको शर्ट पसंद आ गई कुछ ऐसी इसमें से, तो भाई अब फीफो मेथड कहता है कि याला निकालो पहले, फिर जाकर याला निकालना बाद में इसकी बारी आएगी। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको पहले निकालो। अब मान लो उसको शर्ट पसंद आई, मैंने कहा भाई इस प्राइस का तो प्राइस महंगा है, फीफो मेथड कहता है नहीं भाई मुझे तो, फीफो मेथड कहता है भैया ये तो इस पैसे में से दो। फीफो मेथड क्या कहता है, कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा पहले जाएगा। अब वाला शर्ट अगर वो ले लेता है 150 में से 10 शर्ट जो ले रहा है वो, अगर उसका प्राइस आज 180 रुपए है, उसका प्राइस आज मार्केट में उसकी खरीदी 180 है, तो उसका प्रॉफिट 80 में जोड़ूंगा। अगर मैं 100 की शर्ट को 150 में बेच दूं तो आज के कॉम्पिटिटिव प्राइस के हिसाब से तो कम हो गया ही। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है दोस्तों, वैसे वैसे ही मेथड काम नहीं आता। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे, एमसीक्यू में आपसे पूछे कि अगर प्राइस राइज हो रहा है, अगर मेरा मटेरियल का प्राइस राइज हो रहा है, मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, तो आप पुराने में इशू मत करो सर, गलत हो जाएगा, फीफो मेथड लगाओ। क्योंकि आप हर कोई बंदा 180 देने को तैयार है, आप उससे 100 के हिसाब से क्यों लोगे, 180 के हिसाब से लो ना, क्योंकि हर जगह तो 180 के हिसाब से बन रहा होगा। तो जब वो बंदा 180 के हिसाब से देने को तैयार है, क्योंकि बाकी जने भी 180 के हिसाब से, क्योंकि उनको आज कितने का पड़ रहा है 180 के हिसाब से, आप फीफो मेथड लगाओगे तो आपको 200 के हिसाब से शुरू करना होगा। तो कह रहा है जब भी प्राइस इंक्रीज होगा तो फीफो मेथड को कंसीडर मत करिएगा, फीफो मेथड को कंसीडर मत करिएगा दोस्तों। फीफो मेथड कभी भी सूटेबल नहीं होगा इन केस ऑफ राइजिंग द प्राइस ऑफ मटेरियल। सर ये कब होगा, जब प्राइस फॉल होगा। याद रहेगी बात, जैसे जैसे प्राइस गिरेगा, मान लो आज आपने 500 खरीदा, अब मार्केट में प्राइस गिर गया है, अब आपसे कह रहे हैं कि भाई 180 की तो मेरी कॉस्ट ही है, मैं तो उसको 200 में बेचूंगा, बीस तो प्रॉफिट कमाऊंगा। कह रहा है भाई 200 में क्यों लूं, बड़े दुकानदार तो भाई तो मेरे को 150 की दे रहा है, तू मुझे 200 की दे रहा है, ऐसा क्यों। कह रहा है मेरे को तो 180 की पड़ी है भाई। कह रहा तेरे को पड़ी होने से क्या होता है, मुझे तो 150 की मिल रही है, जबकि वो प्रॉफिट भी इंक्लूड कर रहा होगा, क्योंकि वो फीफो लगा रहा है, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब प्राइस जब फॉल होगा, प्राइस जब गिरेगा तो फीफो मेथड सुटेबल रहेगा, क्योंकि फीफो मेथड क्या होता है,
जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चले जाएगा, पहला वाला जो आइटम स्टोर पर आया था वो निकलेगा, क्योंकि वो कम प्राइस में है, और कम प्राइस में निकलेगा तो आसानी से वो बिक भी जाएगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर प्राइस कम होता है, अगर प्राइस कम रहेगा, फॉल होगा, धीरे धीरे प्राइस गिरता चले जाएगा, जो पहले आया उसको पहले निकाल दो, नहीं तो बिकेगा नहीं वो फिर बाद में। तो जैसे कि प्राइस मान लो यहाँ 10 है या 8, 7, ऐसे प्राइस गिर रहा है तो पहले वाले को निकाल दो, नहीं तो बाद में नहीं बिकने वाला ये, क्योंकि बाद में 10 रुपए के हिसाब से कोई नहीं लेगा आपसे, क्योंकि 6 को तो मार्केट से मिल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो प्राइस फॉल होने से फीफो मेथड का यूज करा जाएगा, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो फीफो मेथड सुटेबल नहीं है। तो एमसीक्यू पूछेगा आपसे कि कौन सा मेथड सुटेबल होगा अगर प्राइस मटेरियल का गिरता हुआ जा रहा है, फीफो मेथड सुटेबल होगा। ये है एमसीक्यू का पार्ट, जो कि एमसीक्यू के पार्ट के लिए कोई नहीं पढ़ाता इसे, इसलिए मैंने इसको यहां पर कॉन्सेप्ट को लिया। अब लीफो मेथड इसका उल्टा होता है। लीफो मेथड आपको पता है कि लास्ट में जो आएगा वो पहले जाएगा, लास्ट में जो आएगा वो पहले जाएगा, मतलब पहले मटेरियल इशू करा जाएगा, पहले वाले में से नहीं, जो लास्ट में रिसेंटली आया है, जो करंटली अभी स्टोर पे आया है, उसको पहले निकाल दो आप। पहले आया था 200 यूनिट, फिर आया 300 यूनिट, अब आ रहा है 500, अब मुझे 150 यूनिट इशू करनी है, तो 500 में से निकाल दो पहले 200 यूनिट, जो पहले आया था उसको नहीं छोड़, जो करंट में आया है उसको पहले निकाल दो, लास्ट में जो आएगा वो पहले जाएगा, ऐसा कहता है। तो अंडर दिस मेथड द प्राइस लास्ट रिसीव बैच लॉट आर यूज्ड फॉर प्राइसिंग द इशू अंटिल it exhaust and so on during the inflation period price। obvious सी बात है, क्योंकि LIFO और FIFO मेथड इज अपोजिट। FIFO मेथड कहता है जो पहले आएगा उसको पहले निकालो, उस प्राइस को मटेरियल पहले इशू करो, और LIFO मेथड कहता है जो लास्ट में आया था उसको पहले निकालो। FIFO मेथड सुटेबल है जब प्राइस गिरता हुआ जा रहा है। क्यों सुटेबल है? क्योंकि अगर प्राइस गिरेगा तो पहला वाला प्राइस सबसे महंगा होगा, क्योंकि गिर रहा है, तो पहले वाले को निकाल दो भैया, बाद में नहीं बिकेगा वो। और LIFO मेथड कहता है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो जो बड़ा हुआ प्राइस है उस पे निकालो, क्योंकि कम वाले प्राइस में तो कोई भी ले लेगा बाद में। समझ में आ रहा है? तो LIFO मेथड क्या कहता है? LIFO मेथड सुटेबल होगा जब प्राइस और मटेरियल हाई हो रहा है, मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, और FIFO मेथड सुटेबल होगा जब मटेरियल का प्राइस कम हो रहा है। याद रहेगा, मटेरियल का प्राइस पहले 10 रुपए था, 10 रुपए मैंने पहला खरीदा, फिर 9 रुपए हुआ, फिर 8 रुपए हुआ, फिर 7 रुपए हुआ, कम हो रहा है। अब कम वाले प्राइस पे बेचोगे तो गलत हो जाएगा, पहले वाला निकाल दो जो 10 पे खरीदा, नहीं तो फिर बिकेगा नहीं, लॉस पे बिकेगा। फिर आपको लग रहा है प्राइस फॉल हो रहा है तो पहले निकाल दो उसको, तो FIFO मेथड लगाओ। अगर आपको लग रहा है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो जो इंक्रीमेंट प्राइस है उस पे निकालो पहले, क्योंकि महंगा वाला पहले निकालो, सस्ता तो बाद में बिक ही जाएगा, क्योंकि प्राइस तो बढ़ ही रहा है, सस्ता में तो कोई भी ले लेगा। तो LIFO मेथड सुटेबल होगा जब प्राइस घटेगा, प्राइस इंक्रीज होगा, तो वैसे वैसे मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, LIFO मेथड इज सुटेबल फॉर इशू अ मटेरियल, और जैसे जैसे प्राइस मटेरियल का घटेगा तो FIFO मेथड सुटेबल होगा मटेरियल के लिए इशू करने के लिए। ये वाले 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एमसीक्यू पूछेगा प्राइस गिरता चलेगा, प्राइस गिरेगा तो FIFO मेथड, प्राइस बढ़ेगा तो LIFO मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड तब सुटेबल है जब प्राइस बढ़ता है मटेरियल का, और FIFO मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मटेरियल मेथड तब सुटेबल होगा जब FIFO मेथड प्राइस घटता है मटेरियल का। ठीक है जी, समझ में आ गया बात? दिस इज द कॉन्सेप्ट जो कि आपको यहां पर सीखना था। यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना था कि LIFO मेथड तब यूज करा जाता है, LIFO मेथड तब हमारे लिए सुटेबल होगा जब प्राइस का इंक्रीमेंट होगा, प्राइस बढ़ता हुआ चलेगा, मटेरियल का प्राइस मार्केट में आज खरीदने जाऊंगा 10 रुपए का आ रहा है, कल जाऊंगा 12 का मिलेगा, और जाऊंगा 15 का मिलेगा, तो प्राइस फॉल हो रहा है और प्राइस हो रहा है तो LIFO मेथड लगाओ, प्राइस फॉल हो रहा है तो FIFO लगाओ। ठीक है जी, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ LIFO एंड FIFO। अब बाकी आपको पता है LIFO और FIFO होता क्या है, जो पहले आएगा पहले जाएगा, जो लास्ट में आएगा पहले जाएगा, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, उसमें तो डिटरमिनेट। मुझे बस ये बताना था कि ये सुटेबल कब होंगे। अब अगला पॉइंट हमारा है बेस स्टॉक मेथड। ये वाला पॉइंट क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा एक बार। पहले बात तो एक क्लियर कर लो, जो LIFO और FIFO है ना, जो जैसे बेस स्टॉक मेथड है, ये एक इंडिपेंडेंट मेथड नहीं है। बेस स्टॉक मेथड एक इंडिपेंडेंट मेथड नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जो आप LIFO और FIFO में लगा सकते हैं। LIFO मेथड करते वक्त बेस स्टॉक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, और FIFO मेथड करते हुए बेस स्टॉक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब बेस स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, जब भी कभी स्टोर के अंदर पहली बार मटेरियल आएगा तो उसमें से कुछ मटेरियल आप संभाल कर रख देंगे, इसलिए संभाल के रख देंगे कि इन केस कभी इमरजेंसी आती है तो हम उसमें से मटेरियल यूज करके उस इमरजेंसी को पूरा कर पाए। दैट इज कॉल्ड बेस स्टॉक। बेस स्टॉक क्या होता है, दोबारा सुनो। जब भी पहली बार स्टोर के अंदर मटेरियल आएगा तो उसमें से कुछ मटेरियल आप अलग से निकाल कर रख देंगे,
इसलिए निकाल कर रख देंगे कि इन केस फ्यूचर में कभी इमरजेंसी आ गई तो उस मटेरियल को यूज करके इमरजेंसी को पूरा किया जा सके। तो इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है। आप किसी क्वेश्चन के अंदर फीफो लगा रहे हो ना, तो शुरुआत में ही जब पहली बार रिसिप्ट है, चाहे फीफो लगा लो चाहे लीफो वाला मेथड लगा लो, आप फीफो के बेसिस पर मटेरियल इशू कर दो या लीफो के बेसिस पर मटेरियल इशू कर दो, वो मैटर नहीं करता। कोई भी मेथड आप लगाओ, पर पहली बार जब मटेरियल आएगा स्टोर के अंदर, उसमें से कुछ मटेरियल आप एज अ इमरजेंसी के तौर पे सेव कर लेना। ये एक इंडिपेंडेंट अलग से कोई मेथड नहीं है। फीफो लीफो में ही आप क्या करेंगे, पहली बार जो मटेरियल स्टोर पर आएगा वहां से आप इसमें से कुछ मटेरियल ऐसा रख लेंगे स्टॉक पर। बेस स्टॉक बोलते हैं इमरजेंसी स्टॉक, कि जब कभी इमरजेंसी होगी तो उसको यूज कर सकते हैं हम आगे इन केस। दैट इज a minimum quantity of stock under this method is always had at a fixed price as a reserve in the stock to meet the state of emergency if arise। कहता है एक मिनिमम स्टॉक, सबसे कम मिनिमम, आपको लगता है यार इतना स्टॉक कम से कम होना चाहिए एज एन इमरजेंसी के तौर पे, इतना स्टॉक कम से कम रखना चाहिए, तो वो स्टॉक आप रख देंगे। अच्छा, पहली बार मटेरियल जिस प्राइस पर आया था, मान लो अभी मटेरियल आया पहली बार 200 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से, तो उसमें से आपको 50 यूनिट रखनी है, तो 50 यूनिट किसके हिसाब से रखोगे, 10 के हिसाब से। जब कभी भी आप इमरजेंसी में इसको यूज करोगे, जब कभी इमरजेंसी आई और बेस स्टॉक को यूज करोगे, तो जो प्राइस पर आपने इसको स्टॉक बेस स्टॉक के लिए रखा था उसी प्राइस पे, जैसे कि स्टोर के अंदर आया 200 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से, स्टोर के अंदर 200 यूनिट आया 10 रुपए के हिसाब से, तो आपने 50 यूनिट रख ली, उसको मिनिमम स्टॉक रख लिया इमरजेंसी के तौर पे 10 रुपए के हिसाब से। तो जब कभी भी ये यूज होगा 10 रुपए के हिसाब से ही इशू किया जाएगा। दिस मिनिमम स्टॉक जो आप रख रहे हो उसी को बेस स्टॉक कहते हैं, एंड इट इज वैल्यूड एट अ प्राइस एट विच द फर्स्ट लॉट ऑफ मटेरियल इज रिसीव्ड एंड रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है ना, पहली बार मटेरियल जब आया था, जिस प्राइस पर आया था उसी प्राइस पर इसको बेस स्टॉक पे रखा जाएगा, बेस स्टॉक भी उसी प्राइस पर रहेगा क्योंकि इसमें से निकाला है। बाकी उसके बाद जितने प्राइस है उससे मतलब नहीं। आज के टाइम पे मान लो मैंने 200 यूनिट मंगाया था 10 रुपए के हिसाब से, आज के टाइम पे जो प्राइस चल रहा है वो 20 रुपए हो गया, राइस होते होता 20 रुपए हो गया, मेरे पे बेस स्टॉक पड़ा, अभी भी मैं 10 रुपए मारूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितना राइस हो गया, मैंने बेस स्टॉक पे जो रखा था तब 10 रुपए के हिसाब से रखा था, अब जब मैं इसको यूज करूंगा 10 रुपए के हिसाब से ही यूज करूंगा। कहता है द क्वांटिटी इन एक्सेस ऑफ बेस स्टॉक मे बी वैल्यूड आइदर ऑन अ लीफो बेसिस एंड फीफो बेसिस। दिस मेथड इज नॉट अ इंडिपेंडेंट मेथड, इट इज यूज्ड लीफो एंड फीफो। आप कभी भी फीफो मेथड लगा रहे हो तो कंपनी आपसे कह रही है कुछ स्टॉक लेकर चलो आप एज इमरजेंसी, तो आपने बेस स्टॉक मेथड बेस स्टॉक रख दिया बस, और क्या, ये अलग से कोई इंडिपेंडेंट मेथड नहीं है, फीफो लीफो में इसका यूज किया जाता है। अगला हमारा मेथड है स्पेसिफिक प्राइस मेथड। इनका मतलब जानना बहुत जरूरी है। देखो स्पेसिफिक प्राइस मेथड क्या होता है, इसका मतलब आप एक बार जानिए क्या है इसका मतलब, पढ़िए एक बार ध्यान से। देखिए स्पेसिफिक प्राइस मेथड क्या होता है, स्पेसिफिक प्राइस मेथड क्या है। मान लीजिए कोई आप ऐसा जॉब या वर्क कर रहे हो जो स्पेसिफिक जॉब है, स्पेसिफिक वर्क है, मतलब कोई स्पेसिफिक जॉब आपने पकड़ी है, अब उसके लिए आप मटेरियल अलग से मंगवा रहे हो। वैसे तो आपने क्या करा है, आपका जो प्रोडक्शन चलता है उसमें नॉर्मल स्टोर से जाता है, पर आपने एक ऐसी जॉब पकड़ रखी है जिसके लिए स्पेसिफिक मटेरियल आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक प्राइस मेथड वहां काम आता है। मान लीजिए कंपनी के अंदर कुछ ऐसी जगह पर ऐसा जॉब हो रहा है, ऐसा वर्क हो रहा है जो स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिक वर्क है, उसके लिए अलग से मटेरियल खरीदा जा रहा है, तो ऐसे केस के अंदर स्पेसिफिक प्राइस मेथड लगता है। तो देखिए पढ़कर देखिए क्या है, दिस मेथड इज यूजफुल स्पेसिफिकली व्हेन द मटेरियल आर परचेज फॉर अ स्पेसिफिक जॉब और वर्क। जब भी आप कोई ऐसा मटेरियल खरीद रहे हैं जो किसी एक स्पेसिफिक जॉब या किसी एक स्पेसिफिक वर्क के लिए है, तो ये मेथड वहां पर सुटेबल रहेगा। याद रखेगा ये मेथड कहां सुटेबल होता है, स्पेसिफिक प्राइस मेथड वहां सुटेबल होगा जहां पर आप मटेरियल खरीद रहे हो किसी भी स्पेसिफिक जॉब या स्पेसिफिक वर्क के लिए, ठीक है जी। स्पेसिफिक प्राइस मेथड वहां होगा। एमसीक्यू में पूछेगा, मैं आपसे कह रहा हूँ ये एमसीक्यू में मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एमसीक्यू में आ जाएगा तो आप कर पाए। अभी देखेंगे, अभी आ रहा है एमसीक्यू, आज ही क्लास में मटेरियल चैप्टर खत्म होगा, कल से लेबर स्टार्ट होगा। एंड एज सच दीज मटेरियल आर इशूड सब्सिक्वेंटली टू दैट स्पेसिफिक जॉब। जब भी मटेरियल हम खरीदेंगे, किसके लिए खरीदा, इस स्पेसिफिक जॉब के लिए खरीदा, तो जो भी मटेरियल खरीदेंगे उस प्राइस पे इशू कर देंगे जिस प्राइस पे खरीदा था। सिंपल भाई, जब मटेरियल मैंने खरीदा है किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, तो जिस प्राइस पे मटेरियल खरीदा होगा दोस्तों उसी प्राइस पर इशू कर देंगे उस जॉब पे, क्योंकि ये तो कहीं और जाएगा नहीं।
The cost of material issue for the production purpose to specific job represent actual cost and correct cost. This method is specific for non-standard product. This method is difficult to operate specifically. ये अच्छा लाइन, आगे फालतू लाइन। ये मेथड आपके लिए स्पेसिफिकली, ये मेथड डिफिकल्ट हो जाता है जब आप बहुत सारी स्पेसिफिक जॉब्स कर रहे हो। मान लो आपने पता है ना, जॉब कॉस्टिंग पढ़ी है आपने, ऑर्डर पे जब काम जॉब कॉस्टिंग आपने देखी है। मान लीजिए आप ऑर्डर आने पे ही काम करते हो, आपकी कंपनी ऐसी है, ऑर्डर है, जैसे कि आपकी फोटो स्टेट की कंपनी है, आप फोटोकॉपी करते हैं, तो फोटोकॉपी में जब ऑर्डर आएगा तभी करेंगे, ठीक है जी। अब आपके पास ऑर्डर आएंगे तभी आप करेंगे। अगर आपके पास 10 ऑर्डर आ गए तो 10 के लिए आपको स्पेसिफिक मटेरियल लेना पड़ेगा, ठीक है जी। ऐसे केस के अंदर आपको यहाँ पर डिफिकल्टी हो जाती है इस मेथड को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि अगर आपके स्पेसिफिक जॉब या वर्क एक से ज्यादा है, 2 3 10 15 है, ज्यादा सारे हैं, तो आपको हर एक के लिए अलग अलग मटेरियल खरीदना पड़ेगा स्पेसिफिक, और हर एक के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपके पास ज्यादा परचेज और इशू कर रहे हो इन न्यूमरस बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा बार परचेज करा जा रहा है अलग अलग स्पेसिफिक जॉब के लिए, फिर इशू करा जा रहा है अलग अलग स्पेसिफिक जॉब को, तो उस केस के अंदर ही स्पेसिफिक प्राइस मेथड सिंपली यही है, जब आप कोई मटेरियल खरीदते हो किसी स्पेसिफिक जॉब या किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए, तो ये मेथड सुटेबल होता है वहां पर लगाना। सिंपल इतना सोचना है आपको, क्योंकि ये चीजें आपको याद नहीं करनी, मैं शुरू से बताता चल रहा हूँ। कोई भी कॉस्टिंग की थ्योरी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो याद नहीं करनी बाय हार्ट, ठीक है जी। अच्छा, मैंने भी बीच में कुछ थ्योरी मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाई थी, जैसे कि मैंने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इंपॉर्टेंट लिखवाया था, कभी कभी शॉर्ट नोट हो जाता है। जब मैं बोल रहा हूँ कि यार ये वाला आप याद कर लेना, वही याद करना, बाकी को तो भाई पढ़ो समझो और इग्नोर, ठीक है जी। पढ़ो उसको, समझ में आ गया, एमसीक्यू में आ गया, ठीक नहीं आया तो हटाओ। बस जो याद करने को कह रहा हूं कि यार ये वाला याद कर ले, जैसे परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, FSN एनालिसिस है, वेट एनालिसिस है, ये काफी बार पूछ लेते हैं। इसको पढ़ो, अपने आप बनाकर लिख सकते हैं तो ठीक है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी इंग्लिश काफी अच्छी होती है, वो पढ़ते हैं, उनको पता है यार इसका, और इंग्लिश में बनाकर अपने आप लिख लेते हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट है। अब जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उनको याद करना पड़ता है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, तो उनके लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ अच्छे से। आप उसको हिंदी में पढ़ो और उसको याद करो, नोट्स आपके पास, ठीक है जी। बस सारा याद नहीं करना, ये इसके मतलब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, सारा याद करने लग जाएंगे, नोट दे दो सर सारा याद करना है हमें। अरे कुछ नहीं करना है आपको, आपको नोट्स की नीड ही नहीं है भैया। वीडियो खोलो, क्या करोगे नोट्स का मुझे समझ नहीं आया, कुछ नहीं करना, वीडियो खोलो, जो क्वेश्चन मैंने बोला इंपॉर्टेंट है उसको लिख लो। आप लिख लिख के तो याद करोगे, ऐसे तो नहीं पढ़ के याद करोगे, लिख लिख कर याद करना बेनिफिट है। वीडियो खोलो, स्पीड से चलाओ, एक एक चीज भूल जाते हो, दोबारा वीडियो खोलो, स्पीड से चलाओ और खत्म कहानी। क्या करना है, नोट्स का पढ़ना ही तो है, याद थोड़ा करना है इसको, ठीक है, पढ़कर समझना है। लो जी, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। अब ये दो मेथड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसके मेथड के बारे में मैं धीरे से बता देता हूं आपको जल्दी से। अंडर दिस मेथड मटेरियल आर इशूड एट अ वैल्यूड एट एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस लिया जाएगा। मान लो आप 200 यूनिट यहाँ ले रहे हो, 300 यूनिट यहाँ इशू प्राइस रिसिप्ट आया, यहाँ रिसिप्ट आया और यहाँ इशू कर रहे हो, तो इन दोनों का एवरेज लेकर इसका प्राइस होगा। मान लो 10 यहाँ पर है, 15 यहाँ है, 10 5 का एवरेज लेकर ये प्राइस इशू करने पे 150 इशू करा। तो अब फीफो मेथड कहता है कि 150 जॉब इशू कर रहे हो इससे कर लो, लीफो मेथड कहता है 150 जॉब करो इससे करो। अब एवरेज प्राइस मेथड कहता है कि भाई 150 यूनिट जब इशू कर रहे हो ना, इन दोनों के प्राइस का एवरेज लेकर इशू करो, एवरेज प्राइस मेथड। ये ज्यादा काम करना क्या रहा है, मटेरियल इशूड प्राइस कैसा होगा, टोटल यूनिट खरीदा हमने, टोटल यूनिट हमने ईच परचेज करी और टोटल नंबर ऑफ यूनिट, टोटल हमने यूनिट खरीदा, टोटल ऑफ यूनिट प्राइस मतलब 10 + 5 10 रुपए का खरीदा हमने कुछ मटेरियल, और कुछ मटेरियल 5 15 का खरीदा, डिवाइडेड बाय 2, यहां पर आपके पास आ गया, इस प्राइस पे आप इशू कर देना, सिंपल। ये लाइन पढ़ने वाली है, ये है लाइन पढ़ने वाली। दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन द मटेरियल आर रिसीव्ड इन यूनिफॉर्म लॉट ऑफ सिमिलर क्वांटिटी एंड प्राइस डू नॉट फ्लक्चुएट कंसिडरेबल। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, यही तो आपको याद समझना है कि सिंपल एवरेज प्राइस मेथड तभी यूजफुल होगा, ये मेथड उस जगह पर यूजफुल होगा जब आप मटेरियल खरीदते हो और ज्यादातर प्राइस सिमिलर रहता है मटेरियल का। जैसे आज मटेरियल खरीद के लाए 10 रुपए का है, कल खरीद के लाओगे तब भी 10 रुपए का ही मिल जाएगा, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता प्राइस के अंदर, प्राइस यूनिफॉर्म रहता है। परसों खरीद के लाओगे तब भी 10 रुपए का, उसके बाद खरीद के लाओगे 10 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा 11 हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 9 हो जाएगा, कम होगा, पर ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता। तो जब आप मटेरियल खरीद के लाते हैं
और आप सिमिलर क्वांटिटी खरीद के लाते हैं, यूनिफॉर्म लोड खरीद के लाते हैं कि यार मुझे आज 200 यूनिट चाहिए, कल भी मुझे 200 ही चाहिए, उतने के हिसाब से पड़ रही है, तो ऐसे केस के अंदर आपका एवरेज प्राइस मेथड सुटेबल रहेगा। अच्छा, जब भी वेटेड एवरेज प्राइस मेथड आता है ना, तो चाहे आप वेटेड एवरेज किसी भी लेवल पर पढ़ लो, चाहे आप अकाउंटिंग में पार्टनरशिप के गुडविल वाले चैप्टर में पढ़ लो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड बनाने का पर्पस ये था कि कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, सिंपल एवरेज को खत्म करना होता है। मैंने आपको ये कराया है, जब मैं आपको, अच्छा मटेरियल चैप्टर मेरा यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, आप मैंने बताया है कि वेटेड एवरेज प्राइस मेथड क्यों लाया गया, क्योंकि सिंपल की कुछ चीजें हैं, लिमिटेशन है, उसको रिमूव करनी है। अब ये लिमिटेशन क्या थी, ये मैंने आपसे डिस्कस करी थी आपकी प्रैक्टिकल वाले कॉन्सेप्ट में, यहाँ पर लिख भी दिया है, दिस मेथड रिमूव द लिमिटेशन ऑफ सिंपल एवरेज प्राइस मेथड इज दैट आल्सो टेकन इनटू account the quantity which are used as a weight in order to find out the issue price. This method is used total cost of material available for use divided, ये तो फॉर्मूला देती है आपको। वेटेड एवरेज मेथड जब मैंने आपको प्रैक्टिकल में पढ़ाया था, मैं अपने पेड क्लास के अंदर पढ़ाया था तब, और ये भाई जिसने नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मटेरियल चैप्टर यूट्यूब पे पहले से पढ़ा है, ठीक है जी। अगर आप देखोगे तो मैंने जब ये वेटेड एवरेज प्राइस मेथड कराया था तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल एवरेज की लिमिटेशन को कैसे खत्म करता है और क्या इसका डिस्कस कर चुका था ऑलरेडी डिटेल में प्रैक्टिकल लेक्चर के अंदर। अगला आ जाता हूं, वेटेड एवरेज जो सिंपल एवरेज है ना, बस इनमें सभी जो आपके प्राइस, इनको कुछ भी नहीं करना, इनका पढ़ना है कि ये मेथड कब सुटेबल है, बस एमसीक्यू में यही पूछेगा आपसे कि लीफो मेथड कब सुटेबल होगा, जब प्राइस इंक्रीज होगा, फीफो मेथड कब सुटेबल होगा, जब प्राइस डिक्रीज होगा, फॉल होगा, तब सुटेबल होगा, ठीक है जी। चलिए, realizable price method. Realizable price means a price at which the material to be issued can be sold in the market. The price may be more or less than the cost price as it was the original purchased. Realization price means at which the material to be issued and can be sold in the market. मतलब कि मैं लेकर आया था 10 रुपए का, मैं लेकर आया था जब मैंने परचेज करा था तो 10 रुपए का मटेरियल लेकर आया था, अगर मैं यहाँ पर 12 रुपए का मटेरियल इशू कर रहा हूँ तब भी मार्केट में बिक जाएगा, तो दैट 12 रुपीज इज नोन एज रियलाइजेशन प्राइस। रियलाइजेशन प्राइस मींस अ प्राइस एट विच दैट मटेरियल टू बी इशूड, मटेरियल जिस प्राइस पे इशू करा जाएगा कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, मार्केट में भी उस प्राइस पे बिक जाएगा। अगर मेरा मार्केट में 10 रुपए का मटेरियल 12 रुपए के हिसाब से बेचना चाहूँ, वो बिक रहा है, तो मैं 12 का इशू करूंगा, मतलब मैं मार्केट वैल्यू देखूंगा, जो मटेरियल मैं खरीद के लेकर आया, जैसे कि मैंने कहा स्टोर पे आप 200 यूनिट खरीद के लेकर आए 10 रुपए के हिसाब से, तो अब लीफो हो या फीफो हो, आप 10 रुपए के हिसाब से इशू करोगे। पर रियलाइजेशन प्राइस मेथड कहता है आप जितने का खरीद के लाओ उतने पे इशू मत करो, मार्केट वैल्यू चेक करो, तो आप देखो कि मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है, मार्केट में कितने का बिक रहा है, 12 का भी बिक रहा है, चलो 12 का बेचते हैं, हम इशू करेंगे 12 का, खरीद के लाए 10 रुपए का, बेच रहे हैं हम, इशू कर रहे हैं 12 रुपए का। तो यहां पर रियलाइजेशन प्राइस मेथड कहता है कि जितने का मार्केट वैल्यू है, जितने का इशू कर रहे हो, अगर वो मार्केट में बिक रहा है उतने का, तो उतने पे ही इशू करो, जरूरी है जितने में खरीदा उतने पे ही इशू करोगे, ज्यादा में भी हो सकता है, कम में भी हो सकता है, लिखा हुआ है दिस प्राइस में मोर और लेस देन द कॉस्ट प्राइस विच इट वाज ओरिजिनली परचेज। मैंने 10 का खरीदा था, आज उसकी मार्केट में वैल्यू 9 रुपए ही है, वो 10 से 10 रुपए बिकेगा ही नहीं, तो मुझे 9 में इशू करना पड़ेगा, कभी 10 पे इशू करना पड़ेगा, कभी 11 पे, कभी 12 पे, कभी 8 पर। तो जितने पे आप इशू कर रहे हो, जितनी मार्केट वैल्यू को देखते हुए आप इशू कर रहे हो, वही आपका रियलाइजेशन प्राइस मेथड। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है पहले से डिटरमाइन करना, प्री डिटर्मिनेशन। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, पहले से आप स्टैंडर्ड गोल हमने सेट करा, स्टैंडर्ड सेट करा कि यार ये हमारा पहले से डिसाइड, तो स्टैंडर्ड का होता है प्री डिटर्मिनेशन, पहले से ही डिसाइड कर दिया आपने। देखिए पढ़िए, अंडर दिस मैथड मटेरियल आर प्राइस एट सम प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस। आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि भैया मैं चाहे 10 का खरीदूं, चाहे मैं 12 खरीदूं, चाहे मैं 11 का, चाहे मैं 9 का, चाहे मैं 8 का, चाहे मैं 15 का, मैं तो भैया 12.5 का बेचूंगा। क्या मैं खरीदूं कितने का, मैंने तो डिसाइड कर दिया है, मेरा रेट 12.5 रहेगा, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्री डिटरमाइंड रेट आपने डिसाइड कर रखा है। जब भी आप इशू करोगे आपने रेट डिसाइड कर दिया कि भाई मैं तो इतने का ही बेचूंगा, क्या मैं खरीदू कितने का भी, दैट इज कॉल्ड प्री डिटरमाइंड रेट। और जब कोई कंपनी प्री डिटरमाइंड रेट सेट करती है तो स्टैंडर्ड प्राइस मेथड यूजफुल होता है। तो दिस मैटर मटेरियल आर प्राइस एट सम प्री डिटरमाइंड रेट एट द स्टैंडर्ड प्राइस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल परचेज कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। आपने कितना खरीदा हमें मतलब नहीं, आप कितने का इशू कर रहे हो पहले से सेट कर रखा है। भाई मैं 10 का खरीदूंगा पर मैं इशू करूंगा 12.5 का, अगर मैं 15 का खरीद रहा हूं तो अब भी मैं 12.5 का इशू करूंगा। आपने पहले से ही रेट डिसाइड कर रखा है। Standard cost is usually fixed after taking into consideration the current price, anticipated market trend, and this method is facilitated.
आप भाई कभी भी आप कोई स्टैंडर्ड सेट करते हो ऐसी हवा में तो नहीं करोगे। ये कह रहा है स्टैंडर्ड प्राइस जब सेट किया जाता है तो दो बातों को कंसीडर करा जाता है, एक तो आपकी परचेज कॉस्ट कंसीडर करी जाती है और एक मार्केट ट्रेंड कंसीडर करा जाता है। ऐसी तो ना हवा में आप स्टैंडर्ड प्राइस सेट कर देंगे, भाई आपको लॉस भी हो सकता है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो कह रहा है कि जब भी आप स्टैंडर्ड कॉस्ट या स्टैंडर्ड प्राइस रेट सेट करेंगे तो ये फिक्स्ड होता है, और इसको फिक्स, ये जब भी हम फिक्स करते हैं, इसको हम सेट करते हैं, डिसाइड करते हैं, तो दो बातों को कंसीडर करते हैं। एक तो करंट प्राइस क्या था, कितने का मैंने खरीदा, आज कितना प्राइस है, मैंने कितना खरीदा, आज कितना प्राइस है, और क्या मार्केट ट्रेंड है। मार्केट ट्रेंड के हिसाब से देखते हैं एंटीसिपेट कर। मुझे लग रहा है यार मैं आज 10 का खरीद रहा हूँ, मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू 2 रुपए बढ़ेगी, तो मैंने 2 रुपए बढ़ाकर सेट कर दिया स्टैंडर्ड प्राइस। मैंने आज 15 खरीदा, मुझे लग रहा है यार मार्केट में इसकी वैल्यू घट सकती है, तो फिर मैंने घटा कर बेच दिया। तो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से सेट किया जाता है ये वाला मेथड। इसलिए हम ये इसके प्रैक्टिकल नहीं करते। हमें कैसे पता मार्केट ट्रेंड क्या होगा, करंट मार्केट ट्रेंड हमें क्या पता, इसलिए इसका स्टैंडर्ड प्राइस मेथड कोई प्रैक्टिकल है ही नहीं। इसका भी नहीं है रियलाइजेशन प्राइस मेथड का। मुझे क्या पता मार्केट में क्या वैल्यू रही होगी, आज मटेरियल खरीदा हूं, मुझे तो मार्केट में पहचान जाना पड़ेगा ना उसके लिए कि यार ये मटेरियल कितने का बिक जाएगा। वो कहेगा भैया ये 10 रुपए का मटेरियल हमने खरीदा था, ये 12 का बिक जाएगा, मैं 12 पे इशू करूंगा, रियलाइजेशन प्राइस मेथड। मुझे नहीं पता मार्केट वैल्यू क्या होगी, इसलिए ये दोनों का प्रैक्टिकल हम करते नहीं। अच्छा ये वाला क्या है, दिस मेथड फैसिलिटेट द कंट्रोल ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ये कहता है जब आप स्टैंडर्ड प्राइस मेथड लगाओगे तो मटेरियल की कॉस्ट में कंट्रोल आ जाएगा। टास्क ऑफ जज द इफिशिएंसी ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट। अब चलो आपने डिसाइड करा कि हम तो भैया 13 रुपए का ही बेचेंगे, तो अब कंपनी चाहेगी 13 से कम नहीं खरीदे, है ना, तो मटेरियल परचेज कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पर भाई आपने डिसाइड कर रखा है कि हम तो 13 में ही इशू करेंगे, तो अब कंपनी 12 का इशू करेगी, 12.5 में खरीदेगी, 13 में खरीदेगी, 14 में नहीं खरीदना चाहेगी, परचेज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, फैसिलिटी देता है कि एक तो एफिशिएंसी बढ़ा देता है परचेज डिपार्टमेंट की। पहले क्या करते थे, जैसे मर्जी प्राइस में खरीदते थे, कम करवाते ही नहीं थे, अब कम करवा भैया, क्योंकि प्री डिटरमाइंड लॉस हो जाएगा, लॉस तो झेले नहीं है, ठीक है ना। मटेरियल कॉस्ट में कंट्रोल रहता है। वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स द स्टैंडर्ड प्राइस व्हेन द प्राइस फ्लक्चुएट फ्रीक्वेंटली। बट एक बात का ध्यान रखना, जब स्टैंडर्ड प्राइस मेथड आप यूज कर रहे हो तो स्टैंडर्ड प्राइस मेथड के अंदर ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्टैंडर्ड प्राइस सेट करना। क्योंकि कब होगा डिफिकल्ट, जब आपका प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत तेज है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। आज 10 का, कल 9 का, फिर 10 का, फिर 9 का, 8, 12 ऐसे करके चल रहा है, बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, घंटे घंटे में फ्लक्चुएशन हो रहा है। जब फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगा तो स्टैंडर्ड प्राइस सेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड प्राइस सेट करना तभी पॉसिबल है जब आप एक बहुत कम फ्लक्चुएशन है, मतलब आज 10 रुपए का है तो 1 महीने बाद जाकर वो प्राइस बढ़ेगा, तब आपका ठीक है। पर ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी, फ्लक्चुएशन अगर फ्रिक्वेंटली हो रही है तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस को फिक्स करना, ठीक है जी। और लास्ट इन्फ्लेटेड, लास्ट आपका पॉइंट है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इन दिस केस, इन केस ऑफ मटेरियल दैट सफर लॉस इन वेट ड्यू टू नेचुरल एंड क्लाइमेट फैक्टर, तब आता है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड क्या कहता है, जब भी आपका मटेरियल का लॉस होता है, वेट का लॉस होता है ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स या क्लाइमेटिक फैक्टर। एग्जांपल इवेपोरेशन, उड़ना। आप पेट्रोल लेकर आए, पेट्रोल उड़ गया, है ना, उड़ जाता है पेट्रोल। आप थिनर लेकर आते हैं, थिनर एक मान लो कोई कंपनी थिनर का मटेरियल है, उसका थिनर आप कहीं पर डालोगे वैसे ऐसे उड़ जाएगा, वो इवेपोरेशन हो जाता है। द इशू प्राइस ऑफ मटेरियल इन्फ्लेटेड टू कवर अप द लॉसेस। मान लेते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, अभी मान लेते हैं आप 10 लीटर आपकी कंपनी है थिनर बनाती है ना, तो 10 लीटर आपका थिनर है या पेट्रोल बना रही है, थिनर बना रही है, जो इवेपोरेट होता है, जो उड़ जाता है। मान लो अब 10 लीटर आपने क्या बनाया, 10 लीटर आपका थिनर है, 10 लीटर दोस्तों थिनर है, 10 लीटर थिनर है, ठीक है जी। अब 10 लीटर थिनर को जब हम बना रहे हैं तो हमारा न्यू ही निकल कर आ रहा है 1 लीटर तो उड़ गया, 1 लीटर तो उड़ गया। तो अब 10 लीटर को बनाने में जो कॉस्ट आई थी या खरीदने में जो कॉस्ट आई थी वो 9 लीटर से चार्ज करूंगा। कह रहा है जो कवर करोगे आप लॉस का वो इन्फ्लेटेड कर देना, प्राइस को महंगा कर देना थोड़ा, और 9 लीटर का प्राइस जो 10 लीटर की आपकी कॉस्ट है वो 9 लीटर में चार्ज कर देना। भाई नॉर्मल लॉस है, ये तो होना ही है, हम तो रोक सकते हैं। नॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट होता है, आपको पता है। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड क्या है, हमने प्राइस बढ़ा दिया क्योंकि हमारा 1 लीटर का नॉर्मल लॉस हो गया। तो 10 लीटर हमारी कॉस्ट आई, पर हमारा उससे 9 ही लीटर थिनर बना, तो 10 लीटर की खरीदने की कॉस्ट 9 लीटर में डाल देंगे उसका बर्डन, दैट इज इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। हमने प्राइस को थोड़ा बढ़ा दिया, समझ में आ गया। और यहां हो गया थ्योरी खत्म मटेरियल चैप्टर की सारी थ्योरी खत्म हो गई। आइए जितनी मैंने थ्योरी कराई सारे एमसीक्यू कर दोगे आप,
एक दुक्का रह जाएगा तो वो हाथ क्या समझा दूंगा मैं आपको। जैसे कि ये विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। ओहो भाई, नॉर्मल लॉस आपने कितनी बार पढ़ा है, नॉर्मल लॉस आपने कितनी बार पढ़ा है। पिल्फरेज, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, लॉस ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, नन ऑफ दिस। इन तीनों में से कौन सा होगा दोस्तों, एक बार सोचिए। आइए, तो बुक के अंदर दे रखा है सी, मेरे को नहीं लगता सर इसका आंसर सी होगा। एक बात मुझे बताओ, आप मटेरियल की केयरलेस हैंडलिंग कर रहे हो, केयरलेस, आपकी वजह से मटेरियल गलत खराब हुआ है, तो ये नॉर्मल थोड़ी ना है भाई, ये तो एबनॉर्मल हो गया ना। इसका बटन कस्टमर पे थोड़ा शिफ्ट करेंगे भाई, बुक में दे रखा है सी। मेरे हिसाब से मुझे इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है। देखिए, पिल्फरेज का मतलब होता है चोरी हो जाना, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट भी आपकी गलती की वजह से होता है, लॉस ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग भी आपकी गलती की वजह से। मेरे हिसाब से तो मेरा आंसर होना चाहिए डी, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस होना चाहिए। एक बार आप भी कंफर्म हो जाए, मैं अपनी तरफ से कंफर्म दूं, क्योंकि देखिए सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, ना पूछा है नॉर्मल लॉस क्या होगा मटेरियल का, केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। भाई मैंने मटेरियल लेकर आ रहा था और मैंने ठीक से उसको पकड़ा नहीं और गिर गया वो, तो इसका बटन कस्टमर पे शिफ्ट कर दूं? नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप तो रोज गिराते चले जाओगे और रोज आप कस्टमर से मांगोगे इसका पैसा, नहीं। तो केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, ये बुक का आंसर दे रखा है सी, जबकि है नहीं है। मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, क्योंकि चोरी होना एबनॉर्मल होता है, एक्सीडेंट होना एबनॉर्मल होता है, और केयरलेस हैंडलिंग भी एबनॉर्मल हो गया। दैट इज कॉल्ड नन ऑफ दिस। मेरे हिसाब से आंसर नन ऑफ दिस है, ये नहीं है। ठीक है जी, एक बार आप भी अपने अपने रिस्पेक्टिव टीचर से कंफर्म कर लेना, जहां से अपनी क्लास ली थी, जिसने मेरे से पढ़ा है, मैं तो उनको कहूंगा कि भैया इसका आंसर होगा डी। ठीक है, और अगर लगता है कि यार मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई, मैंने सोचने में थोड़ी गलती कर दी, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जो सोच रहा हूं उसके हिसाब से मेरा आंसर डी होना चाहिए, या आप जो सोच रहे हो आपके हिसाब से आपका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप कमेंट करके बता सकते हो अगर मेरी कोई गलती मिस्टेक लगती है इस वाले में पॉइंट। ठीक है जी, तो केयरलेस हैंडलिंग मेरे हिसाब से एबनॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल लॉस तो वो होता है जिसको हम रोक नहीं सकते, ये होना ही है। जैसे कि इवेपोरेशन आता है मटेरियल का, तो मैं कहता है ये नॉर्मल लॉस है, इसको टिक कर देता है, क्योंकि इवेपोरेशन तो भाई रोका नहीं जा सकता, वो तो गिरेगा ही गिरेगा, उसको कैसे रोके। अगला हमारा पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मटेरियल, याद रखिएगा, क्योंकि मटेरियल आएगा तभी लेबर होंगे, तभी ओवरहेड होंगे। जब मटेरियल ही नहीं आया तो काम कैसे स्टार्ट होगा। तो मटेरियल सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसका, आपके पास कॉस्ट का। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट तीन होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, है ना, ये होते हैं। तो मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट वाला होता है, क्योंकि बिना मटेरियल की तो बात ही नहीं है कुछ। डायरेक्ट मटेरियल इज, क्या होता है डायरेक्ट मटेरियल, बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, अरे डायरेक्ट मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, है ही नहीं इसके अंदर, तो डी विल बी द राइट आंसर। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। मैंने आपको कल बताया था, मैंने आपको कल वाले एक पॉइंट पर कराया था कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कंटिन्यूअस स्टॉक होता है, लगातार। परपेचुअल का मतलब भी लगातार होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, स्टोर लेजर, बिल ऑफ मटेरियल, बिन कार्ड, ये सब क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए होता है। पर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करता है, स्टोर लेजर। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है स्टोर लेजर, जिसमें हम लीपो पीपो करते हैं। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए स्टोर लेजर विल बी द बेस्ट आंसर। ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल को कैसे क्लासीफाई करा है, डायरेक्ट मटेरियल इज क्लासीफाई एज अ वेरिएबल कॉस्ट। क्या हो गया भाई, डायरेक्ट मटेरियल इज क्लासीफाइड एज अ वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल एक वेरिएबल है ना सर, प्राइम भी तो है, प्राइम नहीं है ना सर, डायरेक्ट मटेरियल अकेला प्राइम नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, पार्ट है प्राइम कॉस्ट का, पर वो प्राइम नहीं है। प्राइम कॉस्ट तो होगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को मिलाकर प्राइम कॉस्ट होगा। ठीक है जी, तो आप ये नहीं कहेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल एक प्राइम कॉस्ट है, नहीं नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, बट डायरेक्ट मटेरियल एक वेरिएबल कॉस्ट है, ऐसा आप कह सकते हैं। सी विल बी द राइट आंसर। मैंने आंसर पे टिक भी लगा रखा है जानबूझकर कि आपको एक बार सीधा सीधा दिख जाए। इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, अभी भी पढ़ा, मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। बिना मटेरियल के आप लेबर बुलाओगे क्या, पहले आपने लेबर खड़ा कर दिया, वो कह रहा है जी मटेरियल कहाँ है, वो तो अब नहीं आएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेबर ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा तो नहीं होगा ना। मटेरियल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। In which of the following method of pricing cost lag behind the current economic value? Cost lag behind method of pricing है, वही लिफो फिफो वाला कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू, जो करंट प्राइस है उससे कम हो रहा है, ये है।
तो भैया कौन सा मेथड है जिसमें प्राइस कम होने पर यूज किया जाता है? अभी बताया था आपको मैंने, फीफो मेथड होता है जब आपका प्राइस में फॉल आता है, और लीफो मेथड जब प्राइस में इंक्रीमेंट आता है। तो इसका बेसिक मतलब यह है कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब इसका मतलब है प्राइस का रिडक्शन होना, प्राइस इकोनॉमिक वैल्यू जो करंट मार्केट वैल्यू है उससे भी कम होता चले जा रहा है। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड फीफो, फॉल इन अ प्राइस मेथड। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इशू ऑफ मटेरियल आर प्राइस एट अ प्री डिटरमाइंड ओहो स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। आ रहा है ना, मैंने आपको क्यों पढ़ाया, इसी वजह से पढ़ाया क्योंकि ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप छोड़ देते हो, आपको पता नहीं होता। अब आपने ये वीडियो देखकर एक काम तो जरूर करना है भैया, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ। देखिए मैंने क्या करा है, मैंने ना पूरे थ्योरी का एक प्लेलिस्ट बना लिया है। मैंने क्या करी है, पूरी थ्योरी की एक प्लेलिस्ट बना ली है। मेरे चैनल पे आप जाएंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे कृपया करके, और पूरे चैनल की एक प्लेलिस्ट बना ली है। वो प्लेलिस्ट में क्या होगा, वो प्लेलिस्ट में आपको पूरी थ्योरी मिल जाएगी। तो उस प्लेलिस्ट को जब भी जाइए, उस प्लेलिस्ट को ओपन करिए, वो शेयर कर सकते हैं आप। Which of the following method smoothes out of effect of fluctuation when the material price fluctuates widely? देखिए जब प्राइसिंग में फ्लक्चुएशन आता है ना, तो आप कभी भी प्राइसिंग से रिलेटेड कोई भी मेथड यूज मत करिए। देखो लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, ये सब प्राइसिंग से। एवरेज में क्या करते हैं, प्राइस का एवरेज करते हैं। एक ऐसा मेथड है जिसमें प्राइस का एवरेज नहीं होता, क्वांटिटी का एवरेज होता है, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड ही है जहां पर आपको प्राइसिंग से रिलेटेड नहीं, क्वांटिटी से रिलेटेड होता है। तो सी विल बी द आंसर। जब प्राइस आपका ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत तेजी से वाइडली फ्लक्चुएशन हो रही है, तो वेटेड एवरेज मेथड ही सुटेबल रहेगा इसके लिए। याद रहेगी बात। अगला, अंडर द FSN सिस्टम इन्वेंट्री कॉल, इन्वेंट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू, FSN का मतलब क्या होता है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। तो इसमें क्या बोला गया है, इस सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री, एक बार, अंडर द FSN सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री को क्लासिफाई करा है वैल्यू ऑफ आइटम से, क्रिटिकल ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्री, फ्रीक्वेंटली ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्री यूज, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि ये वाला टाइप का मटेरियल हमारे पास इतना केजी पड़ा है, इतने टाइप के मटेरियल हमारे पास, मान लो कंपनी के 10 प्रोडक्ट है, ये वाले प्रोडक्ट के इतने मटेरियल, ये वाले प्रोडक्ट के इतना यूनिट पड़ा है, ये वाला प्रोडक्ट का इतना, मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि ये वाले प्रोडक्ट की इतनी यूनिट है, इस प्रोडक्ट की इतनी यूनिट है, इस प्रोडक्ट की इतनी यूनिट है। स्टैटिस्टिक्स में आपने बचपन में पढ़ा होगा स्टैट्स के अंदर कि 50 नंबर लाने वाले 3 बच्चे हैं, 40 नंबर लाने वाले 4 बच्चे हैं, 60 नंबर लाने वाले 8 बच्चे हैं। तो ये 3, 4, 8 क्या होता था, फ्रीक्वेंसी होता था कि कितने जने हैं। तो ऐसी डिफरेंट जो इन्वेंट्री होता है उसको हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं कि भाई ये वाले प्रोडक्ट, ये जो पहले 3 प्रोडक्ट है, ये फास्ट मूविंग प्रोडक्ट, इसकी इतनी यूनिट पड़ी है, स्लो मूविंग की इसकी इतनी यूनिट पड़ी है, और नॉन मूविंग की इसकी इतनी यूनिट। फ्रीक्वेंसी के बेस पर बांटते हैं इसको, है ना, नंबर्स ऑफ यूनिट्स के बेसिस पर। याद रहेगा। ठीक, मटेरियल आर इशू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, मटेरियल ट्रांसफर नोट, वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, मटेरियल ट्रांसफर नोट। कितना सिंपल है, एक प्रोसेस से, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब मटेरियल इशू करता है, मटेरियल इशू करा जाता है, तो मटेरियल ट्रांसफर नोट कहते हैं उसे। याद रहेगा, बहुत सिंपल है। वेस्ट एंड स्क्रैप ऑफ मटेरियल हैज अ स्मॉल रियलाइजेशन वैल्यू। वेस्ट और स्क्रैप, देखिए ये डिपेंड करता है कि वेस्ट और स्क्रैप, देखिए मैंने आपको बताया था वेस्ट की तो कोई रिकवरी वैल्यू नहीं होती, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था ना कि वेस्ट, स्पॉइलेज और स्क्रैप, इनकी कोई वैल्यू, वेस्ट की तो कोई वैल्यू होती नहीं, रिकवरेबल वैल्यू होती नहीं है। स्क्रैप की होती है रिकवरेबल वैल्यू। वेस्ट एंड स्क्रैप मटेरियल हैविंग ए स्मॉल रियलाइजेशन वैल्यू। देखिए वेस्ट की तो कोई रिकवरेबल वैल्यू होती नहीं है, तो इसके लिए तो वैसे ही फॉल्स हो गया कि वेस्ट के लिए तो कोई है नहीं। अब यहाँ पर स्क्रैप वर्ड लगाकर गलत कर दिया इंस्टीट्यूट ने। अब वेस्ट एंड स्क्रैप जो हो गया, या क्या मानो, वेस्ट एंड स्क्रैप होगा तो उसको वेस्ट माना जाएगा, सेम उसकी तरह होगा। देखिए अगर आपका लिखा है वेस्ट एंड स्क्रैप तो वेस्ट मानना, अगर आपको लिखा है स्क्रैप एंड वेस्ट तो स्क्रैप मानना, ये मतलब होगा। क्योंकि हम दोनों को एक साथ कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि एक की रिकवरेबल वैल्यू होती है और एक की नहीं होती। तो अगर आपका वो याद है, आपका ट्रेडिंग पीएनएल पढ़ा होगा तो वहां लिखा होता है वेजेस एंड सैलरी, सैलरी एंड वेजेस। तो वेजेस एंड सैलरी में जो वेजेस होता है पहले वो मानते हैं, और सैलरी एंड वेजेस को सैलरी मानते हैं, क्योंकि पहले जो होता है। यहाँ लिखा है वेस्ट एंड स्क्रैप, तो वेस्ट एंड स्क्रैप की क्या स्मॉल रियलाइजेशन वैल्यू होती है, क्या उसको बेचकर कुछ मिल जाएगा? फॉल्स, कुछ नहीं मिलता उसको बेचकर।
वेस्ट को बेचकर को, स्क्रैप को बेचकर मिलता है पर वेस्ट को नहीं। तो यहाँ पर लिखा है वेस्ट एंड स्क्रैप। अगर स्क्रैप एंड वेस्ट लिखा होता तो मैं कहता हाँ ट्रू है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, पर यहाँ लिखा है वेस्ट एंड स्क्रैप, तो वेस्ट एंड स्क्रैप में वेस्ट माना जाएगा और स्क्रैप एंड वेस्ट में स्क्रैप माना जाएगा। सेम द कॉन्सेप्ट एज पर द पीएनएल अकाउंट वाले चैप्टर में, जब आपने वेजेस एंड सैलरी एंड वेजेस पढ़ा होगा, क्योंकि दोनों एक साथ को नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ही पता है वेस्टेज जो होती है उसकी कोई भी रिकवरी वैल्यू नहीं होती, जबकि स्क्रैप की कुछ रिकवरी वैल्यू होती है। आप उसको फर्दर प्रोसेस करके बेच सकते हो, विदाउट भी बेचोगे तब भी उसमें कुछ पैसा मिल जाएगा। पर जब बात करते हैं स्पॉइलेज की, तो उसको फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, वो फर्दर हो ही नहीं सकती, पर वो बिक के जाएगा, कोई ना कोई वैल्यू होती है। स्लो मूविंग मटेरियल हैव हाई टर्नओवर रेशियो। हाई टर्नओवर रेशियो क्या? टर्नओवर रेशियो मतलब जिसकी ज्यादा सेल हो। हाई टर्नओवर कैसे होता है? टर्नओवर मतलब होता है सेल। क्या स्लो मूविंग जो होता है मटेरियल उसकी ज्यादा सेल होती है? नहीं सर, फास्ट मूविंग मटेरियल की ज्यादा सेल होती है। अब ये मान लो अगर ये पेपर में आ गया होता और आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होता मटेरियल, तो आप करते नहीं कर पाते भाई, आपको पता ही नहीं स्लो मूविंग क्या होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फास्ट मूविंग की हाई टर्नओवर रेशियो रहती है और नॉन मूविंग की टर्नओवर रेशियो पे बिल्कुल खत्म, और इसकी रहती है मीडियम टाइप की। तो हाई टर्नओवर रेशियो के लिए फास्ट मूविंग होना चाहिए था, स्लो मूविंग नहीं होना चाहिए था, दैट इज फॉल्स। बिन कार्ड क्या होता है? क्या एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड का पार्ट है? बिन कार्ड इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। यस, बिन कार्ड इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। स्टोर लेजर इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, क्योंकि बिन कार्ड में हम यही देखते हैं कि हमारा कितना मटेरियल आया, कितना गया है, कितना हम उसको बैलेंस छूट गया। तो बिन कार्ड इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों? एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका मतलब है क्या एबीसी एनालिसिस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पे बेस्ड है? मैंने आपसे कहा था कि जो एबीसी एनालिसिस होता है दोस्तों, वो हर जगह यूज हो सकता है, चाहे वो आप कंपनीज के अंदर यूज कर लो, चाहे आप कॉस्टिंग के अंदर यूज कर लो, चाहे आप फाइनेंशियल के अंदर यूज कर लो, चाहे आप मैनेजमेंट के अंदर यूज कर लो, हर जगह पर एबीसी एनालिसिस का यूज किया जा सकता है। तो हम कहते हैं कि एबीसी एनालिसिस जो होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है जी। एक्सेप्शन का मतलब ये वाला एक्सेप्शन नहीं है जो आप सोच रहे हो। एक्सेप्शन का मतलब इसको छोड़कर ऐसा वाला नहीं है, वो दूसरा वाला एक्सेप्शन है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक कॉन्सेप्ट होता है मैनेजमेंट में। ठीक है, दैट इज ट्रू कि एबीसी एनालिसिस बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। स्टोर लेजर इज मेंटेन इनसाइड द स्टोर बाय स्टोर कीपर। क्या स्टोर कीपर स्टोर लेजर बनाता है? ऊपर आइए एक बार। एक मिनट दीजिए, बस एक मिनट दोस्तों। यहां देखिए, मैंने आपको डिफरेंस जानबूझ के लिखवाया था बिन कार्ड और स्टोर लेजर के। बिन कार्ड कौन मेंटेन करता है? स्टोर कीपर। तो स्टूडेंट ये समझता है, स्टूडेंट को कभी ये लग जाता है कि यार स्टोर लेजर स्टोर कीपर एक जैसा ही दिख रहा है, तो ये एक ही बनाता होगा। ऑब्वियस ही बात है यार, स्टोर लेजर स्टोर कीपर तो बनाएगा, ऐसा नहीं है। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बनाता है, तभी तो लिखवाया था, तभी मैंने ऊपर दिखा दिया कि बिन कार्ड स्टोर कीपर बनाता है, जबकि स्टोर लेजर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बनाएगा। ठीक है जी, तो फॉल्स बोल दिया है उसने। ठीक है, फॉल्स बोला है तो ठीक ही होगा या नहीं होगा? होगा भाई, फॉल्स है, क्योंकि स्टोर लेजर बनाने वाला स्टोर कीपर नहीं होता, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट होता है। भाई ये देखो, ये तो आपके इसमें पेपर में आएंगे। स्टोर लेजर इज केप्ट एंड मेंटेन्ड इन। स्टोर में होता है या ऑफिस में बनता है? क्योंकि कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वाले कहाँ बैठे हो आप खुद सोचो कि स्टोर लेजर बनाने वाले कॉस्टिंग डिपार्टमेंट होता है, स्टोर कीपर नहीं होता। अगर स्टोर कीपर बनाता तो वो तो स्टोर में बनाता, तो मैं कहता है कि स्टोर लेजर जो है वो स्टोर में बनता, पर यहाँ पर स्टोर लेजर तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट होता है, वो तो होता है ऑफिस में। तो जहां पर कॉस्टिंग का ऑफिस होगा, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट होगा, वहां बनेगा। तो स्टोर लेजर इज केप्ट एंड मेंटेन इन कॉस्टिंग डिपार्टमेंट लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आपको कॉस्ट ऑफिस ही लिखना हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि बुक के अंदर जो दे रखा है फिलिंदा में कॉस्ट ऑफिस का मतलब भी तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट हो गया, तो यहाँ पर आप कॉस्टिंग डिपार्टमेंट भी लिख सकते हैं दोस्तों। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वही लिखना होगा जो बुक का कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। कॉस्टिंग कोई ऑफिस थोड़ी ना होता है कंपनी के अंदर, डिपार्टमेंट होते हैं। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ये कॉस्टिंग का डिपार्टमेंट हो गया, वो होते हैं। गुड रिसीव्ड नोट इज प्रिपेयर्ड बाय। गुड रिसीव्ड जो करता है वो प्रिपेयर करता है रिसीविंग डिपार्टमेंट। रिसीविंग डिपार्टमेंट जो होगा वो कहेगा जब भी वो गुड्स रिसीव होगा तो रिसीविंग डिपार्टमेंट रिसीव करेगा कि हाँ भाई सारे क्वांटिटी जो जो डिस्क्रिप्शन के गुड्स थे वो सारे के सारे अब मुझे रिसीव्ड हो गए। तो गुड रिसीव्ड नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिसीविंग डिपार्टमेंट। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ सरप्लस मटेरियल। ज्यादा मटेरियल
जब एक साइट पर होता है तो एक साइट से दूसरी साइट पर ट्रांसफर करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल ट्रांसफर नोट। याद आ रहा है आपको, मटेरियल ट्रांसफर नोट। डैश इज डिस्काउंट अलाउड टू बल्क पर, इसको बोलते हैं सर, वो ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं वैसे तो इसको, कि जब आप बल्क में सामान खरीदते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट होता है, वो फाइनेंशियल का पार्ट है, यहाँ क्वांटिटी डिस्काउंट कहते हैं उसे। फाइनेंशियल कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में आपको पता होगा, ट्रेड डिस्काउंट तब मिलता है जब आप बल्क में सामान खरीदते हो। तो बल्क में सामान खरीदने के लिए आपको जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। एज पर फाइनेंशियल कॉस्टिंग में ट्रेड डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करते, क्या करते हैं, क्वांटिटी डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिस्काउंट, कि भाई मुझे क्वांटिटी डिस्काउंट मिल गया, है ये ट्रेड डिस्काउंट ही। डैश इज अ डॉक्यूमेंट विच रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ अनयूज्ड मटेरियल। भाई रिटर्न के लिए कौन सा, मटेरियल रिटर्न नोट, ट्रांसफर के लिए मटेरियल ट्रांसफर नोट, ठीक है ना, रिक्वेस्ट करने के लिए मटेरियल रिक्वेजिशन नोट, तो यहां मटेरियल रिटर्न नोट होगा। बताइए सर क्या लिख सकते हो। अब अगर मटेरियल के फिल इन द ब्लैंक्स पेपर में आ गए तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप, गुजारिश क्या कर रहा हूं, अब आप चैंपियन है भैया, अब आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा और क्या कराया जाए बताओ। देखिए डर डर के रहोगे, मैं आपको बताऊं स्टूडेंट बड़ा डरता है, आप पता है, डरिए मत। आपने इतने से एमसीक्यू करे, इतने से फिल इन द ब्लैंक्स करे, इनफ है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मटेरियल चैप्टर से कितने ही एमसीक्यू आ जाएंगे, एक या दो। अब एक दो भी के लिए अगर आप 100 एमसीक्यू कर रहे हो तो भैया उसका टाइम वेस्टेज है, वेस्ट ऑफ टाइम। इससे अच्छा तो मटेरियल चैप्टर के क्वेश्चन कर लीजिए, वो तो 100% कंफर्म ही आएंगे ना 6 से 7 नंबर के। अब स्टूडेंट क्या करता है, मटेरियल चैप्टर के लिए करता है 100 एमसीक्यू, भाई ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, कहीं से भी आ जाएगा, आएगा एक। अब एक में कितना ही आ जाएगा, 2 नंबर। पर मटेरियल चैप्टर के क्वेश्चन नहीं कर रहा क्योंकि पता है ये तो मेरे को आता है, और जब वो आ जाएगा वो कर नहीं पाएगा। तो यहां पर होती है स्मार्ट डिसीजन का वर्क, जो आप कर रहे हो ना, स्मार्ट जो आपका डिसीजन होता है वो गलत डिसीजन होता है। आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं एमसीक्यू की, इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और इतनी ज्यादा कर लोगे कुछ याद भी नहीं रहेगा। आपने 1000 एमसीक्यू कर लिया, आजकल मैं यूट्यूब वगैरह में देखता हूँ कि 1000 एमसीक्यू कराएंगे, 2000, अबे वो याद भी हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो भी तो देखो। भाई मैं नहीं करा पाऊंगा 1000 एमसीक्यू, मैंने 10 करा दिए। जो स्टडी मटेरियल है मैं वो गारंटी दे रहा हूँ स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा। पेपर स्टडी मैट से आता है 80% पेपर सीएमए के अंदर, तो खासकर पेपर स्टडी मैट से आता है 80%। 1000 एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है, स्टार्ट करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, 100 में पहुंचा, पहला वाला भूल गए, फिर करो फिर 200 में पूछे, फिर पहले और भूल गए, आगे नहीं होता, नहीं होता। मेरे साथ तो होता था भैया। देखिए मैं किसी टीचर को मना नहीं कर रहा, किसी टीचर के लिए बुराई नहीं कर रहा कि यार ये वाले टीचर इतना, बट मैं एज अ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ कि अगर एक स्टूडेंट 1000 एमसीक्यू करता है, या तो 1000 एमसीक्यू वो 5, 6, 7, 8 बार करे, तब तो बेनिफिशियल है, तभी तो याद रहेगा वो एमसीक्यू। अब आप 1000 एमसीक्यू पढ़े जा रहे हो, 1000 ही खत्म नहीं हो रहे, तो दूसरी बार रिपीट कब करोगे, आप कर लेना, आप अपनी तरफ से एक बार ट्राई मान लेना, आप 1000 एमसीक्यू करने बैठना, फिर देखना कि उस 1000 में से कितने आपको याद हो। ऐसा नहीं होता सर याद, आप जब एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं ना तब याद होता है। अगर आप 100 एमसीक्यू करें, 100 के 100 आप 5 बार रिपीट करो, 100 के 100 याद हो जाएंगे आपको, वो है असली पढ़ाई। ऐसे नहीं कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यू है। अब देखो ये वाले मटेरियल चैप्टर है, मान लो अगर 5, 10, 10, 5 करके 20, 25 बन गए, इसके अंदर 5 ये था, 5 फिलअप थे, 5 ट्रू फॉल्स थे, 15 ये हो गए, 10 वो थे, 25 हो गए, ठीक है ना। 25 को आप एक बार 5 से 6 बार रिपीट कर दो, एक बार सारे याद हो जाने आप। अब आप कहोगे यार 25 में से एक ही तो पूछेगा, 2 पूछ लेगा, ठीक है आ गया तो कर देंगे, नहीं आया तो क्या कर सकते हैं भैया। ऐसे तो नहीं पूरे 2 नंबर से पूरा फेल ही हो जाऊंगा मैं, ऐसे तो नहीं। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए, ज्यादा मेहनत करते हैं गलत जगह पर, आप मेहनत कर रहे हैं गलत जगह पर। आप मेहनत वहां करनी चाहिए जहां सही जगह हो, मैं गलत नहीं कह रहा, और मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, मैं कहता हूं आप 1000 की जगह 2000, 3000, 4000, 5000 एमसीक्यू करो, उसका बेनिफिट क्या है वो आप देखिए। क्या आपको 5000 एमसीक्यू याद हो जाने हैं, नहीं। ये 25 एमसीक्यू मैं 3 बार रिपीट करूंगा, तीनों बार में ऐसा दिमाग में फिट होगा, भूलोगे नहीं कभी। पेपर तो गारंटी नहीं भूलोगे। आप पढ़ लो 25 एमसीक्यू 3 बार, ये 4 बार पढ़ लो, 25 है ना, कम है, 25 चीजें है, फिल इन द ब्लैंक सब कुछ मिलाकर 25 बन गया, 5 बार पढ़ लो एक बार, ऐसा दिमाग में फिट होगा कि आप कहेंगे कि यार ये तो मैं भूल ही नहीं पा रहा, मैं चाहता हूं भूलना पर मैं भूल नहीं रहा, ऐसा होगा। तो आप मेहनत करते हैं। देखिए प्रोफेशनल कोर्स आपने चूज करा, इसका मतलब है कि आप मेहनत कर सकते हैं, तभी आपने चूज करा होगा। क्योंकि जो बच्चा मेहनत नहीं कर सकता उसको पहले ही हार मान लेता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा ये,
आप इसके अंदर आए हैं, इसका मतलब आपने मेहनत कर सकते हो, आपने ये डिसाइड कर रखा है कि यार इसमें तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सभी बता रखे होंगे कि ऐसे कोर्सेज में पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, आपने पता है, आपके माइंड में सेट है। गलत जगह मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे, गलत जगह मेहनत करो। आप इस 25 जो मैंने बताया ना, फिल इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स 25, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, लिख कर 25 को 3 से 4 बार पढ़ो, पेपर में आएगा ना मुझे याद करोगे आप यार ये वाली बात सही कही थी। और आगे जाके पता है मैंने भी अपने इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 फाइनल का ग्रुप 4 एक अटेम्प्ट में निकाला है। मैं इतनी मेहनत नहीं करता जितने आज के टाइम में बच्चे मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं दो मतलब लगे रहते हैं 8-8 9-9 4-4 5-5 8 घंटे, मतलब नॉर्मल ऐसे घंटे में आता है 8 घंटे, मुझे लगता है क्या पढ़ लिया हमने, पूरे साल का पढ़ लिया 8 घंटे। इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 4 एक अटेम्प्ट में निकाला है, एक अटेम्प्ट में। सिर्फ कम मेहनत करी है और स्मार्ट वर्क करा है, ज्यादा मेहनत उस पे करी है जो पेपर में लगातार आते हैं। मटेरियल चैप्टर का क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, 20 मार्क्स के मान लो एमसीक्यू आएंगे, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 मार्क्स के एमसीक्यू आगे फिलअप वगैरह मिला 40 नंबर के लिए आप कर रहे हो 2000-3000 एमसीक्यू, वो 60 नंबर भूल गए, स्लो पेपर में एग्जामिनेशन दिलाएगा आपको। अरे आप, मैं आपको बताऊं, ये 25-25 एमसीक्यू मान के चलो आप, ये 25-25 एमसीक्यू ना, एक चैप्टर के 25 एमसीक्यू मान लो, 10 चैप्टर है 250 हो गए, इनफ है दोस्त, इतने ही करो, और कुछ करने की नीड नहीं है। पहले ये कर लो, इसको रट लो, उसके बाद बाकी में जाना। गलती करते हैं बच्चे, ये करते नहीं है, ये एक ही बार करते हैं, कहते हैं हमने तो ये पढ़ लिया है। अरे एक बार नहीं करना, इन एमसीक्यू को, ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स को 5 बार कम से कम रिपीट करो, 5 बार। जब आपके 5 बार हो जाए, आपके दिमाग में फिट हो जाए कि हाँ आपके जितनी बार पढ़ूंगा उतनी बार मेरे दिमाग में आंसर आ गया है, अब जाकर नया करो। एक बार करते हैं नए में पहुंच जाते हैं, अरे ये तो याद हुआ ही नहीं भाई ढंग से। इसलिए गलत तरीके से मेहनत को गलत जगह मत लगाइए, मेहनत सही जगह लगाइए, ठीक है जी। ज्यादा एमसीक्यू करने का कोई बेनिफिट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपका, ज्यादा एमसीक्यू करने का कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ याद नहीं होने वाला आपको, कुछ नहीं है। 25 एमसीक्यू एक चैप्टर के याद करते हुए चलेंगे, याद करने का मतलब क्या, 5 बार ट्राई मारेंगे, 5 बार याद हो जाएगा। मेहनत करो मटेरियल चैप्टर के क्वेश्चंस में, क्योंकि कंफर्म्ड क्वेश्चन आएगा उसका, 6 मार्क्स का 4 मार्क्स का कंफर्म्ड आएगा, ठीक है, उस पर मेहनत करे। एक क्वेश्चन आना है इसमें एमसीक्यू में, मेहनत करो ज्यादा, 5 बार रिपीट करो, 25 क्वेश्चन खत्म, ठीक है जी। कृपया करके आप मेहनत सभी करते हैं मेरे दोस्त, सभी मेहनत करते हैं, पर गलत तरीके से मेहनत कर रहे हैं, बस ये सारी बात। कोई बच्चा पास हो रहा है, कोई बच्चा फेल हो रहा है, रीजन यही है, उसकी मेहनत जगह गलत जगह लग रही है, आपकी मेहनत सही जगह लग रही है। जो बच्चा फेल हो रहा है वो गलत जगह मेहनत कर रहा है, और जो बच्चा पास हो रहा है वो सही जगह पर मेहनत लगा रहा है। मैंने जब भी मैंने पेपर दिया है, मैं सभी चीजें नहीं पढ़ के जाता था, और मुझे ऐसा डर नहीं, कुछ बच्चों को ऐसा डर लगता है कि अगर मैं ये छोड़ कर गया तो यही पेपर में आ जाएगा, वो अंतर्यामी है, जो वो छोड़ कर जाएगा पेपर में आ जाएगा, तो आ गया तो आ गया, छोड़ देना भाई, छोड़ दे। तू 20 नंबर का छोड़ के गया, मान लेते हैं आप 20 नंबर का छोड़ के गए और वो 20 नंबर का पेपर में आ गया, तो छोड़ दो, क्या कर लोगे उसमें, तुम 80 में जाओ ना, 80 में चले, 80 में 60 ले आओ, 70 ले आओ। नहीं, हमें तो वहीं पर करना है, वो यार ये 20 नंबर का छूट गया, मान लो मेरे से एक चैप्टर छूट गया कॉस्टिंग का, अब बच्चा मेरी जान गालेगा कि सर ये चैप्टर आपने नहीं कराया ना, ये आ जाएगा पेपर में। कितने का आ जाएगा भाई, 5 का आ जाएगा, 95 आता है, नहीं आता, उस 5 के पीछे पड़ा हुआ यार ये चैप्टर हो जाएगा। मान लो अगर ये चैप्टर में आ गया तो पेपर में, पर अगर वो चैप्टर में पेपर में आ गया तो छोड़ना पड़ेगा, तो फिर टीचर पे ब्लेम हो जाएगा, चल ठीक है भाई मेरे पे ब्लेम है, मानता हूं मेरे से नहीं हुआ है चैप्टर वो, बट जो मैंने करा दिया उस पर क्यों गलती करी, उससे क्यों नहीं हुआ, फिर क्यों आ रहे भैया 40 से कम, 95 का तो करा ही दिया, उस पर क्यों नहीं हुआ, अब ये तो आपकी गलती है, वो नहीं मानेगा। इसलिए कोर्स कंप्लीशन के पीछे ना भागकर, पहली बात, ज्यादा मेहनत गलत जगह ना लगाकर सही जगह मेहनत, और जितना हो गया उस पर मेहनत करिए। स्टडी मैट के अलावा कुछ मत करना, कुछ मत करना, फालतू है ड्रामा। स्टडी मैट 5 बार कर लोगे, वो एक्स्ट्रा मटेरियल जो इंस्टीट्यूट इशू करता है, जैसे बिट क्वेश्चन हो गया, वर्क हो गया, वो उन बच्चों के लिए होता है जो स्टडी मैट 5-5 10-10 बार कर चुके हैं। दोस्त एक बार नहीं हुआ है, हम पहले ने उसमें जा रहे हैं, वहां से आ जाएगा क्वेश्चन, दुनिया बता देती है कि ये वर्क बुक कर ले, बिट क्वेश्चन इसी में से आएगा एमसीक्यू, वो लगे पड़ रहे हैं उसमें करने में। स्टडी मैट कर लो यार, इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को समझिए, मैं गलत नहीं कह रहा, मेरी बात को समझिए आप। 25 क्वेश्चन एक चैप्टर में है, 10 चैप्टर है, 250 क्वेश्चन हो गए, 250 एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स मिलाकर हो गया। 250 एमसीक्यू को आप 5 बार पढ़ को जाइए, 250 में से 20 नहीं फंसेंगे क्या, अरे ना फंसे, 40 नंबर का है ना,
गारंटी कह रहा हूँ, उस 250 जो स्टडी मैट की एमसीक्यू है ना, उसमें से 30 नंबर आपके कंफर्मली बनते हैं। उसके लिए 1000 नहीं पढ़ने की जरूरत आपको। जो एक्स्ट्रा 10 है उसके लिए आप 1000 पढ़ रहे हो। मत करिए ये सब, मत करिए। सिर्फ और सिर्फ उस पे ज्यादा ध्यान दीजिए जो चैप्टर की वेटेज ज्यादा है। ठीक है सर, चलिए आइए जल्दी से खत्म करते हैं। प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, एक मिनट रुक जाओ। प्रोसेसिंग ऑफ क्लासिफाई मटेरियल। स्टोर लेजर बनाने वाला कौन है? सबसे पहले तो जो पहले सिंपल है वो कर लो, मैं भी ऐसे करता हूँ। स्टोर लेजर बनाने वाला है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। ओके, ये तो खत्म हो लिया। ये हो गया 5वें का आपके पास डी। कंट्रोल ऑफ स्क्रैप अनअवॉइडेबल रेजिडुअल मटेरियल। स्क्रैप रेजिडुअल मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसको बेचकर कुछ ना कुछ वैल्यू रिकवर हो जाएगी, स्क्रैप हो गया वो। इसके बाद एनालिटिकल मैथड ऑफ स्टॉक कंट्रोल। एनालिटिकल मैथड ऑफ स्टॉक कंट्रोल, बिल्कुल एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस ये तो बताता है आपको, एनालिटिकल मेथड बताता है कंट्रोल करना स्टॉक को, कि पहला वाला आपके एबी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी बताता है जस्ट इन टाइम। ये क्या कहता है? जस्ट इन टाइम, जीआईटी कहता है जब आपको प्रोडक्शन की नीड हो, जब आपको मटेरियल चाहिए तभी आप मंगाओ, एक्स्ट्रा पहले से मंगा के मत रखो। जब आपको चाहिए तभी मंगाइए, पहले से मंगाओ मत। तो प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी कौन बताता है? जस्ट इन टाइम बताता है। प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग मटेरियल, एफएसएन। एफएसएन क्या कहता है? फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। तो ये प्रोसेस क्लास मटेरियल को क्लासिफाई कर देता है कौन से फास्ट मूविंग है, कौन सा स्लो और कौन सा नॉन मूविंग मटेरियल है। मैं आपसे कह रहा हूं मटेरियल चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है। आज मटेरियल चैप्टर में खत्म कर चुका हूं। आप मटेरियल चैप्टर की थ्योरी मत पढ़ो, एमसीक्यू को 5 बार पढ़ लो आप। मैं ये मेरी मान के चलिए बात, एक एक चैप्टर के जो एमसीक्यू करा रहा हूं उसको 5-5 बार रिपीट कर लीजिए। आपका 100% वो जो एमसीक्यू फिलअप है ना 100% कर जाओगे आप, 100% कह रहा हूं। ठीक है जी, चलिए देखिए मैंने तो अपनी तरफ से सजेशन दे दी है और बाकी आपकी मर्जी है, आप अपनी मेहनत कहाँ लगाते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया है। नोट्स सारे वहाँ भेज रहा हूँ, मटेरियल चैप्टर के भेज चुका हूँ, तो वहाँ टेलीग्राम में ज्वाइन करके आप अपने नोट्स सर्च कर लीजिएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग नोट्स करके होंगे, उसमें सर्च कर लेना। और आप प्लेलिस्ट में जाकर उस प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं और आप भी वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट से क्या होता है, आपको कोई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, प्लेलिस्ट आपके पास पड़ी, आप क्लिक करा, देखा अच्छा 3 वीडियो है, चौथी कब आगे, चौथी आगे, चलो देख लेते, 5वीं आगे देख लेते, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मटेरियल चैप्टर खत्म हो गया, कल से लेवल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।